हेलो। ओके। चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले छोटा सा चेंज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो क्या चेंज करना है चैप्टर के अंदर की जो पॉइंट्स है, पहले एक वर्ड्स आई व्यू ले लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज है। अभी तुमको कॉन्सेप्ट पता है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर्ड है, तो हम एक लॉजिकल मैपिंग एंड ब्रेन मैपिंग कर लेंगे कि कहाँ से एक्चुअल में शुरुआत होती है। चैप्टर की शुरुआत एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट से नहीं होती है। चैप्टर की शुरुआत होती है पॉइंट नंबर तुम्हारे यहाँ पे 2 पे। ये एक्चुअली अब शॉर्ट में मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, फिर तुम्हारा एक बार ब्रेन मैपिंग हो गया कि तुमको समझना इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीए बन गया, ऑडिट करना है। तो ऑडिट किसी का भी करना शुरू करेंगे क्या हम, क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करेंगे। अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करे बगैर ये चीजें कौन सी, ये 3 चीजें करे बगैर अपन अगला पार्ट नहीं कर सकते। कौन सी 3 चीजें करनी है पहले, कोई भी शुरू करने के पहले कंटिन्यूअस करना है कि नहीं। ऑडिट अपना अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट में हाथ में लेना कि नहीं, अगर आप अपना ऑलरेडी ऑडिट है तो उसके कंटिन्यू करना कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन पूछना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ये 3 हर्डल जब तक क्लियर नहीं होते, कौन से 3 चीजें, फर्स्ट मतलब रिपीट करो, रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जब तक ये 3 चीजें पास नहीं होती तब तक अपन अगला स्टेप पे जाएंगे क्या, ये पहला स्टेप है। ये तीनों जब तक नहीं होती तब तक अगला स्टेप नहीं करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप समझा, जो नोटबुक में तुम्हारे है वहां पे जाके लिखना है, ये चैप्टर 2 लॉजिकल सीक्वेंस। चैप्टर 2 लॉजिकल सीक्वेंस। प्रॉपर एकदम इज्जत से नहीं लिखने का, तुमको समझने के हिसाब से। तो लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या आएगी, चैप्टर 2 लॉजिकल सीक्वेंस। स्टेप 1 प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। स्टेप 1 क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। ओके, अब इस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट इसके अंदर 3 स्टेप्स रहेंगे। सब स्टेप्स कौन से, कंटिन्यूअस, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ये किसका पार्ट है, प्रिलिमिनरी। इसके अंदर ए बी सी। कंटिन्यूअस में चलना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड लास्ट में रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एंगेजमेंट। डैश करके टर्म्स। तो ये पहला स्टेप है। ये स्टेप क्लियर होने के बाद क्या होगा, ठीक है लिखो लिखो। हो गया, हाँ। ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद क्या होगा, अब मैं ऑडिट हाथ में लूंगा और ऑडिट आगे, अब भी ऑडिट शुरू होगा। अभी तक ऑडिट शुरू हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ ऑडिट स्टेप, स्टार्ट ऑफ ऑडिट। तो यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट होता है एक्चुअल में। स्टेप, तो मुझे बोला भाई, ऑडिट जब स्टार्ट होता है तो पहले क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम। हाँ, तो यहाँ पे आता है मेन गेम। तो ये हो गया, तो अभी आ गया
अभी ये पॉइंट प्लानिंग एक्टिविटीज, नाम प्लानिंग है पर यहाँ प्लानिंग वर्ड वाला प्लानिंग नहीं है। इसके अंदर भी फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ये स्टेप 2 है। पहले प्रिलिमिनरी कर लिए, फिर लिखो एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये स्टेप 2 हो गया। एस्टेब्लिश ओवरऑल स्ट्रेटेजी लगा तो पेज नंबर भी लिख दो। फिर पेज नंबर कहाँ पे है इसका, तुम्हारा देखो मॉड्यूल के अंदर, मुझे नहीं पता। हाँ, 2.9, तो ये आ गया पेज 2.9। तो ये स्टेप 2 है। अब आगे पार्ट में आ गया, अब अपन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो स्ट्रैटेजी बनाते समय क्या ध्यान में रखना है, तो ये बेसिक चीजें बता रहे हो। क्या बता रहे हो कि कितने रिसोर्सेज देना चाहिए, ये अपन रिवीजन में लेंगे, तो ये बेसिक चीजें कंसिडर होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये स्टेप 2 के सब पार्ट्स हो गए। स्टेप 2 के सब पार्ट्स क्या आ गए, ये हो गया फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये ए पार्ट क्या है, ओके ओवरव्यू ऐसा पकड़ो, बर्ड व्यू, जनरल पॉइंट्स। पहले जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, किस चीज को कंसीडर करना है फैक्टर्स, स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा फैक्टर कंसीडर होना चाहिए, इसमें कितने फैक्टर्स है, देखो ए बी सी डी ई, कितने फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, तो 5 फैक्टर्स। ब्रैकेट में लिखो डिटेल्ड, डिटेल, डिटेल में 5 फैक्टर्स हैं। अब मेरी स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई क्या, यस। अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये स्टेप 2 हो गया। स्ट्रैटेजी बन गई, स्ट्रैटेजी बनने के बाद ऑडिट प्लान बनाएंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। इसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट जनरल, और ये जनरल कहाँ पे कवर पता है क्या, ये फर्स्ट पॉइंट है, चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है। वहां पे तुमको बताएगा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। जाओ स्टार्टिंग के पेज पे, दिख रहा क्या, क्या लिखा है वाला है, ये व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे अपन ने पढ़े क्या, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर प्लानिंग। तो ये सब स्टेप 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो वो यहाँ पे अपन सोचेंगे जनरल पॉइंट्स, तो ये क्या लिखेंगे तुम, जनरल पॉइंट नंबर क्या है ये, 1.1 1. तो ये जनरल है कि व्हाई प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब एक्चुअली प्लानिंग शुरू करेंगे। प्लानिंग शुरू करने के बारे में किधर लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये है एक्चुअली मेन प्लानिंग। तो ये पेज नंबर क्या है मेरे को बोलो, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान 2. डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान क्या है, पेज नंबर 2.13। तो पेज नंबर 2.13 पे अभी प्लान बना, पहले पॉइंट से समझो कि क्यों जरूरत है, और अभी अभी प्लान बनना शुरू हो गया। स्ट्रैटेजी बन गई, प्लान बन गया, सब हो गया। अब आएगा स्टेप 4। स्टेप 4, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है, तो वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे आप। क्या कि प्लानिंग बड़ी है या स्ट्रेटेजी बड़ी है, कब कौन सा आता है,
देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ऑडिटर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंजेस ऑफ प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हाँ, तो ये सब चीजें क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के बीच में के छोटे छोटे पॉइंट्स है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेंज कर सकते हैं क्या, दोनों में क्या फर्क है, ये छोटे छोटे जो मन में कंफ्यूजन आ गए तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन के पहले के जो भी पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, तो ये हो गया स्टेप 4 के अंदर का पहला, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। फिर दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगी। फिर क्या हुआ, चेंजेस, चेंजेस इन प्लानिंग एंड रिव्यू, तो स्ट्रेटेजी और प्लान में क्या नाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजेस कर सकते क्या, रिव्यू कर सकते क्या, ये स्टेप एक बार का स्ट्रेटेजी का अपना सब चीजें प्लानिंग के बारे में सब छोटे मोटे डाउट्स भी क्लियर क्रिस्टल हो गए। अब आएगा स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या होगा अपना, डॉक्यूमेंटेशन। स्टेप 5 में आएंगे डॉक्यूमेंटेशन, और एट लास्ट बनेगा स्टेप 6, प्रोग्राम। स्टेप 6 बनेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, कौन से वाले, कि एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए नहीं रह सकता, असिस्टेंट को ओपन माइंड रखना चाहिए, पीआईडी की रिव्यू लेना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाना और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो ये ऑडिट प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, कौन से पार्ट है ऑडिट प्रोग्राम के, फर्स्ट, हाँ, वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल is not suitable. One audit program for all is not suitable. Open mind by articles. Periodic review. डैश करके लिखो फॉर चेंज, पीरियडिक रिव्यू फॉर चेंजेस। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, एंड लास्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, फिर से चैप्टर उस तरीके से बनाया क्यों नहीं, जैसे अंडरस्टैंडिंग है, समझने के लिए वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझ गया फिर अपन चेंजेस कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्क्रीन प्ले, ठीक है, स्टोरी पहले बताते हैं फ्यूचर में क्या हुआ मारते हुए, फिर मारने के बाद बताते क्यों मारा,
बैक टू 15 years बैक। तो वो स्क्रीन प्ले का पार्ट है। तो ये समझो, अभी तुमको स्टोरी का लाइन समझ गया है कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, अपन रिवीजन भी इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो पहला क्या डिसीजन लेना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में कितने डिसीजन लेना है, तीन। पहला डिसीजन, हाँ आओ कंटिन्यूअस पे आओ, अभी उसको रिवाइज करना है। हाँ, तो कंटिन्यूअस करना मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करना कि नहीं करना। इसके रिगार्डिंग क्या बोला था कि कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले तुमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस। जब तक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं करेंगे एक्सेप्ट करने के रिलेटेड, अदरवाइज करना नहीं है। और बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू क्लाइंट, तो या एग्जिस्टिंग करने के लिए तीन चीजें चेक करनी है। कौन सी पहले चीजें, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट। एग्जांपल क्या दिया था, चिट फंड, पॉलिटिक्स, इन सब का अगर एडिट करने के पहले तुमने सोचना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑडिट तुमने लेना चाहिए कि हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो चिट फंड्स, तो इंटीग्रिटी चेक करना। जब तक इंटीग्रिटी चेक नहीं होगी तब तक आगे बढ़ने का है क्या। दूसरा क्या चेक करना चाहिए, हाँ, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, अपने पास उतनी कैपेसिटी है क्या। और तीसरा क्या चेक करना चाहिए, मैटर ऑफ हराइजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, पिछली साल ऑडिट में कुछ लफड़ा मिला और इसके बाद अभी अपन सोच रहे कि अभी कंटिन्यू करना कि नहीं करना। कंपिटेंस का एग्जांपल दिया था, फेरा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का। तो तुम कर सकते क्या, मतलब वो करो तुम्हारे पास कोई है क्या। तो अदरवाइज थर्ड क्या बोला था, हाँ, मैटर सर्विसिंग, इसका एग्जांपल क्या, बाईजूस का एग्जांपल याद आ रहे हैं। हाँ, तो 2 साल से ऑडिट नहीं हुआ है बाईजूस का, तो फिर तुमको अगर ऑडिटर अपॉइंट करे तो तुम करेंगे क्या, नहीं। तो ये तीन चीजें डिसीजन होने के बाद क्या होगा, हाँ, नहीं वो तो टॉपिक्स में आएगा देखो। तो ये तीन चीजें डिसीजन होने के बाद क्या होगा, ऑडिट कंटिन्यू करना है लेना कि नहीं, डिसीजन हो गया। ओके, ओके, इसमें से प्रेडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन, फोर्थ पॉइंट। मैंने बोला था क्या, लेटर भेज के उनसे पूछना पड़ता है कि जब तक वो हाँ नहीं बोलते तब तक वो ऑडिट कर सकते क्या, नहीं। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग और इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। जहां पे है वहां पे व्यापार। तो वो चीज से याद रखो कि क्या क्या हो रहा है। तो अपने को बीइंग एन ऑडिटर तुमको क्या करना है, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, तो वो सब चीजों को ध्यान देने का है। तो तुमको ये सब चीजें समझेंगे कैसे, ऑब्जर्व, मेकिंग इंक्वायरीज नेसेसरी, पूछताछ करो। पूछताछ करने के बाद देखो कुछ आर्टिकल्स गलत कर रहे, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर रहे, स्टाफ में नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर जहां पे तुमको गलत मिला वहां पे क्या करो, अप्रोप्रिएट एक्शंस लो। उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या किया है, ऑब्टेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म टू identify and evaluate the circumstances that create it to independent। ये जैसे का वैसा रिपीट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो ऑनलाइन है वहां पर, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट्स थ्रेट्स। तो पहला काम क्या करें अपन ने, आइडेंटिफाई करें। क्या आइडेंटिफाई करें, जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें जो मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये मिल गया। दूसरा क्या करना है, हाँ, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड बीचेस। आइडेंटिफाइड पास्ट टेंस में चलेगी, मतलब मिल चुके हैं, अभी आइडेंटिफाई कर लिया, अभी गलतियां मुझे मिल चुकी है, अब मुझे क्या करना है, हाँ, प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर टू क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। अभी वो पॉसिबिलिटी थी कि वो थ्रेट क्रिएट कर सकते, कंफर्म करो कि सच में थ्रेट क्रिएट कर रहे हो क्या, पहले इसमें ढूंढ लो। ढूंढने के बाद चेक करो कि सच में कर सकते क्या। तो फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टेंसेस दैट मे क्रिएट थ्रेट्स, और यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफाई ब्रीचेस ऑफ इंडिया, हाँ, कंफर्म करो, डिटरमाइन करो, डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन वेदर दे आर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। डिसीजन हो गया, होता है। फिर आपको क्या करना है, अभी तीन चार डिसीजन लेने, कौन सा, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच। तो पहला क्या करेंगे तुम,
एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रेट निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, विथड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, ना उसको एलिमिनेट कर पा रहे ना उसको कम कर पा रहे, तो फिर क्या करेंगे, ऑडिट छोड़ देंगे। इसका एग्जांपल क्या दिया है, अप्रोप्रिएट एक्शन एलिमिनेट, उस आर्टिकल को निकाल दो। अदरवाइज उसको बोले भाई एंगेजमेंट पर, शादी बाद में पर, मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके आए, मैंने बोला नहीं मेरे को यही ना इनो छोड़ना अभी छोड़ना, फिर क्या करेंगे, ऑडिट छोड़ देंगे, वही तो काम है। समझ में आया, तीन चीजें। अब ये स्टेप क्या था, एथिकल रिटर्न, पहले इंडिपेंडेंस चेक कर, सॉरी प्रिलिमिनरी करो, फिर उसके बाद एथिकल। अब क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या करना है अपने को, रिटर्न ऑडिट एंगेजमेंट भेजना है। क्यों भेजना है रिटर्न, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने से, किस चीज के रिलेटेड, तो उसमें लिख के दिया क्या कि अपन बैलेंस शीट पेंडल बनाएंगे क्या, इंटर कंट्रोल बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, अपनी क्या ओपिनियन देंगे क्या, एसएस को फॉलो करेंगे क्या, तो ये सब चीजें अपन एंगेजमेंट लेटर में लिख के देंगे, और मैनेजमेंट के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही तो ये अवॉइड करेंगे और रिटर्न फॉर्मेट में करेंगे। बिफोर, और एक कब करना है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट टू हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रिटर्न एंगेजमेंट होना जरूरी है, समझा। अब ये तीन स्टेप्स कौन से थे, वापस से बोलो, फर्स्ट स्टेप में तीन, कंटिन्यूअस, सेकेंड एथिकल रिक्वायरमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बिना देखे ट्राई करो। कंटिन्यूअस के अंदर, कंटिन्यूअस के अंदर तीन चार चीजें चेक करनी है, कौन सी, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा competence of audit engagement, third matters that arise in during or previous audit, and fourth कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर। ये चार चीजें करेंगे फिर कंटिन्यूस डिसाइड करेंगे। फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई द इवेंट दैट मे क्रिएट अ, फिर दूसरा आइडेंटिफाइड इवेंट्स पे क्या करना है, डिटरमाइन वेदर दे आर रियली और थ्रेट। फिर थर्ड क्या करना है, थर्ड में भी तीन स्टेप्स है, eliminate the, reduce, withdraw from engagement, ओके। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या करना है, रिटर्न ऑडिट एंगेजमेंट टू टू रिमूव पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग विद द मैनेजमेंट, ओके। अब ऑडिट हाथ में आ गया, अब क्या करना है अपने को, ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी के अंदर चार पॉइंट है, ये जनरल चार पॉइंट है, to be considered while doing a strategy। शुरू नहीं हुई है, स्ट्रेटेजी शुरू होने के पहले बेसिक क्या चीजें टेस्ट करनी चाहिए, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स। फर्स्ट क्या था, रिसोर्सेस को डिक्लेयर, कौन से रिसोर्स देना है, उसके अंदर दो आंसर दिया था, एक्सपीरियंस टीम मेंबर से कौन से दो, हाई रिस्क एरियाज दो, और एक्सपर्ट से कौन से दो, कॉम्प्लेक्स मैटर दो। रिसोर्सेस को डिक्लेयर, उसमें क्या करना है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हाई रिस्क एरियाज और एक्सपर्ट को कॉम्प्लेक्स मैटर्स, हो गया। फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस टू एलोकेट, एग्जांपल क्या दिया था, तुम्हारे पास 40 आर्टिकल है, उसमें से कितने तुम इस ऑडिट पे भेजना चाहते हो, तो उसमें क्या, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइन, कितने लोगों को भेजना है ऑडिट करने के लिए। फिर एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट्स, अगर सब मिलजुल के ऑडिट कर रहे हैं तो दूसरे का काम कितना चेक करना है। दूसरा जितेदार्स टू हाई रिस्क एरियाज, कितने, तीन डिसीजन कौन से लेने, पहला कितने लोग भेजने, दूसरे का काम कितना चेक करना है, और तीसरा कितने आवर्स उसको एलोकेट करने। वापस से बोलिए, कौन से तीन डिसीजन लेने, इंग्लिश में बोलो, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइन, सेकेंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, और थर्ड बजट आवर्स फॉर हाई रिस्क एरियाज। वापस से कौन से तीन डिसीजंस, number of team members to be assigned, extent of review of other auditors, budgeted hours to be allocated to high risk areas। ये तीन डिसीजन हो गए। फिर अपन आ गए, when these resources are to be deployed, interim stage आता कट ऑफ डेट, कब भेजना है, देखो कौन भेजना डिसाइड हुआ, कितने भेजना डिसाइड हो गया, कब भेजना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन चल रहे हैं,
हाउ मेनी, व्हेन, कब भेजने का भी, एक तो साल के बीच में भेज देंगे, नहीं तो कट ऑफ डेट बोला था क्या, याद आ रहा कट ऑफ डेट्स क्या दोनों कट ऑफ डेट्स, 31 मार्च, 30 सितंबर, क्वार्टर एंड्स, याद आ रहा क्या, तो तुम कैसा कैसा भेजना वो डिसीजन लो। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, हाउ मच रिसोर्सेस आर मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग, तो समझाना भी पड़ेगा ना टीम को कि क्या काम करना है, वो डायरेक्ट जाके ऑडिट करेंगे क्या, डीब्रीफिंग का मतलब वहां पे लिखो, शायद तक तुमने वहां पे नहीं लिखा था, क्वेश्चन सब्लिक रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड ऑडिट्स, जब वोकैबुलरी में जाके अपडेट करोगे, वोकैबुलरी में जाके अपडेट करो डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सब्लिक रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड ऑडिट्स, क्वेश्चन ऑब्लिक रिव्यू ऑफ कंप्लीटेड ऑडिट्स। ओके नाउ, हाँ तो हाउ मच रिसोर्सेज टू बी मैनेज, फिर समझाना है, कंप्लीट वर्ड के बारे में उनको रिव्यू लेना है, इंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, तो बॉस अपने को ऑफिस बुलाएगा या बॉस खुद आके वहां पे चेक करेगा जहाँ पे ऑडिट चालू है, वी गोइंग टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ऑडिट कंप्लीट होने का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो क्या क्या चीजें लिखना है, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग, एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर टू रिव्यू, अपना काम रिव्यू करने के लिए आएंगे ऑफ साइट या ऑन साइट, एंड तीसरा क्या है, कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये देखो, ये शुरू होने के पहले होगा, ऑडिट शुरू होने के पहले ब्रीफ करेंगे क्या क्या करना है, चालू दौरान पार्टनर आके तुम्हारा रिव्यू लेगा, एक तो ऑफिस में बुला के, नहीं तो तुम जहाँ पे वहां पे काम करने, और काम खत्म होने के बाद क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, काम शुरू होने के पहले, काम शुरू होते हुए दौरान, और काम खत्म होने के बाद। तो पहले क्या करेंगे, काम शुरू होने के पहले ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग, दूसरा काम engagement partner and manager review are expected to take place, review मतलब चलते समय, ऑन साइट ऑफ साइट, एंड थर्ड क्या करना है, कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड में पूरा कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल एंगेजमेंट, ये स्ट्रेटेजी के पार्ट आ गए, चार पार्ट समझे, और एक क्या है, ऊपरा ऊपरी है, छोटे छोटे डिसीजन है, जनरल डिसीजन है स्ट्रेटेजी बनाने के पहले। पहला क्या डिसीजन था, कितने लोगों को किसको भेजना, कितने भेजना, कब भेजना, और चेकिंग कब कब हुए, समझा ना, 5 फैक्टर्स। अभी अपन स्टेप 2 में आ गए, स्टेप 2 क्या, पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरे पॉइंट में क्या करना है, 5 फैक्टर, क्या डिसाइड करेंगे, 5 फैक्टर्स, स्ट्रैटेजी के बारे में, ये 5 फैक्टर, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनेंगी, ये फैक्टर्स है, किस चीज के फैक्टर है, ऑडिटर टू एस्टैब्लिशिंग ऑल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाने के पहले ये 5 चीजों को कंसिडर करना चाहिए। पहला कौन सा है, स्कोप, जो हाईलाइट किया है, स्कोप, स्कोप के अंदर 3 4 चीजें, अपने कोई भी ऑडिट शुरू करने के पहले क्या क्या चीजें चेक करना, एएफआरएस एप्लीकेबल, और स्पेशलाइज्ड बिजनेस नॉलेज की जरूरत है क्या, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है क्या, एंड एक्सपेक्टेड ऑडिट एविडेंस टू बी इन प्रीवियस ईयर। तो अपन ने ये देखे थे क्या कि कौन सा शेड्यूल फॉर्मेट इनका एप्लीकेबल है, कोई इंडस्ट्री का नॉलेज की जरूरत है क्या, कोई रेगुलेटरी है क्या, जैसा आरबीआई आईआरडी है, बैंकिंग के लिए है, तो वो, एंड पिछले ऑडिट के हिसाब से कोई एविडेंसेस जमा करने के, क्या क्या 4 डिसीजन है, ओएफआरएफ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द बिजनेस, industry specific reporting requirements, ऑडिट एविडेंसेस obtained in previous year, तो इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी का स्कोप डिसाइड होगा, स्कोप डिसाइड हुआ, समझा, फिर क्या करेंगे, टाइमिंग्स, तो ये डिसाइड होगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, अभी टाइमिंग में, शॉर्ट में मैं बताता हूँ टाइमिंग,
टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, सामने वाले को कब रिपोर्ट करना है। मैं इसका एग्जांपल बोला था, लिस्टेड कंपनी को 3 महीने में, एसएमई था तो 6 मंथ्स में, बाकी आपने जैसे रहता है ईयरली रहता है, तो तुम पहले देखो कि सामने वाले को रिपोर्टिंग कब करनी है। एंट्री ऑफ ऑडिट विद एंगेज मैनेजमेंट, तो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करो कि कितना करना है, डिटेल में कैसा करना है, कौन सा ऑडिट करना है, टाइप ऑफ ऑडिट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड विद द मैनेजमेंट, तो तुमको ये डिसाइड करना है, ऑडिट करना है, एश्योरेंस एंगेजमेंट करना है, क्या करना है। कम्युनिकेशन विद द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को कब बताना है और टीम मेंबर्स को कब बताना है, तो कौन से डिसीजंस लिए। टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग कंपनी का, दूसरा एंटी विद मैनेजमेंट, दूसरा टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, फोर्थ communication on the status of audit work, and with next communication among engagement team members, ये मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन, एक टीम मेंबर के साथ, तुमको कब रिपोर्टिंग चाहिए, कैसी रिपोर्टिंग चाहिए। ओके, इससे क्या डिसाइड हुआ, टाइमिंग्स। सी, consider the factor that auditors professional judgment are significant in directing audit team members efforts, तो volume of transaction में determine it is more efficient for auditor to rely on IC। इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो सैंपल कैसा रहेगा, एग्जांपल दिया रहेगा ना उधर, देखो क्या दिया था एग्जांपल। इंटर कंट्रोल स्ट्रांग, रिलायबिलिटी स्ट्रांग, ज्यादा सैंपल साइज कम, और इंटरनल कंट्रोल वीक, रिलायबिलिटी कम, सैंपल साइज ज्यादा। और ये तीन फर्स्ट पॉइंट से रिपीट हो रहे हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस है क्या इंडस्ट्री में, एएफआरएफ में चेंजेस है क्या, या लॉ में चेंजेस है क्या। स्कोप के टाइम पे जो तीन डिस्कस हुए थे वो यहाँ पे चेंज चेक करने हैं, एएफआरएफ में चेंज है क्या, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में डेवलपमेंट है क्या, और लॉ में चेंजेस है क्या, तो ये चेंजेस डिसाइड करेंगे। फिर फोर्थ, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ एंगेजमेंट एक्टिविटी वेयर एप्लीकेबल, तो क्या क्या देखने का है, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट में क्या हुआ था, आर्टिकल को क्या मेंटेन रखने को बोलना अपने को, माइंड स्केप्टिकल क्वेश्चनिंग माइंड ड्यूरिंग द ऑडिट, ये मेंटेन रखो, ऐसा बोलने का अपने को। फिफ्थ Fifth point, ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the engagement, तो नेचर, टाइम एंड रिसोर्स, आर्टिकल्स के बारे में डिसीजन, इसको किधर भेजने का, एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हाई रिस्क एरियाज, बजटिंग ऑफ आवर्स एंड टाइम, एक्चुअली यहाँ पे नहीं बोला है फिर भी अपने को पता है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हाई रिस्क, एक्सपर्ट्स को कॉम्प्लेक्स, एंड बजटेड आवर्स फॉर रिस्क, ये सब डिसीजन करे थे कि अभी स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी के पहले तब बोले थे अपन ने कि किस पे क्या टाइम देना है, तो वो डिसीजंस ले ली। तो ये 5 फैक्टर है जिसके बेसिस पे क्या बनेगी, ये बिल्कुल भी सोचो मत कि एग्जाम में पूरे 5 पॉइंट पूछेंगे, एग्जाम में 5 में से एक पूछेंगे 3 या 4 मार्क के लिए, समझा। हाँ, तो अभी सिर्फ नाम पढ़ के ओवरऑल याद करने की कोशिश करो, याद आ गया। आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, स्कोप में क्या क्या था, एएफआरएफ, स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉलेज, रेगुलेटर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस, ascertain the reporting objective of engagement, इसमें क्या क्या था, टाइमिंग फुल का रिपोर्टिंग, एंटी विद द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेड, communication with management, communication with team members, consider the significant factors in affecting the engagement team's efforts, internal control देखो, strong sampling size, सैम्पलिंग साइज कम, इंक्रीमेंटल भी सैम्पलिंग साइज ज्यादा, एंड तीन चीजें, एएफआरएफ में चेंज, एक्ट्स में चेंज, लॉ में चेंज, ये सब। फिर फोर, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज, ओपन माइंड मेंटेन रखो, प्रीवियस ईयर के ऑडिट, स्केप्टिकल रहो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, लास्ट क्या था, नेचर टाइमिंग, तो उसमें तीन चीजें, भले उन्होंने दो दी अपन तीन डाल सकते हैं, एक्सपर्ट को
हाँ, एक्सपर्ट को कॉम्प्लेक्स, बराबर, सॉरी, एक्सपर्ट को कॉम्प्लेक्स, एक्सपीरियंस को हाई रिस्क एरियाज, एंड बजटेड आज फॉर कॉम्प्लेक्स और मैटर्स, रिस्क मैटर्स के हिसाब से। इधर तक समझा आप? अब अपना क्या हुआ, स्टेप टू कंप्लीट हुआ अभी यहाँ पर, स्टेप टू कंप्लीट हुआ ना, ये हमारे स्टेप थ्री के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, अभी डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ, अभी यहाँ पे ना प्लान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला है, प्लान के बारे में एकदम स्टार्टिंग के पेज पे देखो, मैंने लिखा रहेगा जनरल में, फर्स्ट पॉइंट पे जाओ, फर्स्ट पॉइंट पे जाओ, फर्स्ट पेज पे जाओ, प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है, यस DRS आर इन क्रिकेट, तो स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी, अब प्लानिंग, तो सामने वाला बोला प्लानिंग क्यों करो भाई, तो प्लानिंग करने के फायदे बताएंगे अपन उसको, यस DRS आर इन क्रिकेट, यस से क्या था, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, वापिस से, ओके सॉरी, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, DRS का डी डायरेक्शन, आर रिव्यू, एस सुपरविजन, डायरेक्शन का होता है पहले मीटिंग, रिव्यू आफ्टर, और सुपरविजन ड्यूरिंग, यस DRS, आर का ए अप्रोप्रिएट अटेंशन, हाई रिस्क एरियाज को बराबर अटेंशन दे पाएंगे, आर रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस, थोड़ा सा पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले फेस करेंगे, ई इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर्स, तो बेसिकली इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी, एंड एफिशिएंट टाइम को, दोनों भी होते कैसे, यस आर इन क्रिकेट, सी कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, बेनिफिट समझ गए, फिर बोलो कि भाई इससे क्या होगा, ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, एलिमिनेट या कम, क्या रिस्क होता है ऑडिट का, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दोनों का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और अभी मेरे को बोले प्लानिंग कंसिडर करने के पहले चार चीजें डिसाइड करनी है, क्या है, मैटर्स टू कंसिडर फॉर ऑडिट प्लानिंग, मिस्टर आले, एम मटेरियलिटी, मटेरियल अगर अमाउंट ज्यादा रखूंगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, मटेरियल कितना नंबर रखूंगा 10 करोड़, तो ज्यादा बिला चेक करने पड़ेंगे, तो मटेरियल के हिसाब से टाइमिंग चेंज हो सकता है। आर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल वगैरह चेक करना चाहिए, मिस्टर आले ए एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल रेशियो एनालिसिस बोला था मैंने, स्टॉक से सेल्स या बाकी सब चीजें, मिस्टर आले ए एल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन से लॉज एप्लीकेबल है, शेड्यूल 3 वगैरह ये सब, ई एक्सपर्ट्स, हर जगह अपन एक्सपर्ट से क्या एग्जांपल दे दिए थे मैंने, AS15 एक्चुअलीज लगता है, और ऑयल रिफाइनरी के लिए मरीन इंजीनियरिंग लगेगा, वही जो जिसका काम है वही करेगा, ये चीजें डिसाइड करने का प्लानिंग करेंगे, तो बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, अभी आगे प्लानिंग में, प्लानिंग में ऐसा ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या है, तीन चीजें हैं, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, अकाउंटिंग सिस्टम देखना, ये सब, सेकेंड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर एट असर्शन लेवल, असर्शन कल बहुत तरह से क्लियर हुआ रहेगा, पर्टिकुलर अकाउंट या फिर पर्टिकुलर एस्पेक्ट तो चेक करना, तो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ एस्पेक्ट चेक करना, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड नेक्स्ट इज अदर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसएस, तो अपन नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ असर्शन एट असर्शन लेवल करेंगे, एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसएस देखेंगे, प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अकर अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर से एनटी डिसाइड होता है, ये सब हो गया अपना, रिलेशनशिप बिटवीन, अभी अपन कौन से स्टेप में आ रहे हो, फोर्थ स्टेप में आ रहा है, फोर्थ स्टेप क्या है, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग,
ओके, 2 मिनट जस्ट। हेलो, क्या क्या देख चुके अपन? स्टेप 1 क्या था? प्रिलिमिनरी। उसमें कितने स्टेप्स थे? 3, वो हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या था? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में भी कितने पॉइंट थे? 2, जनरल और फैक्टर। फैक्टर के अंदर कितने थे? 5, वो हो गए। फिर अपन स्टेप 3 गए। स्टेप 3 में प्लानिंग। प्लानिंग में भी कितने थे? 2, एक था जनरल। जनरल में भी 2 थे, एक बेनिफिट्स और दूसरा फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर प्लानिंग। और फिर सेकेंड इसमें क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जिसमें भी 3 थे। एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई एट असर्शन लेवल, ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसएस। हो गया, 3 स्टेप हो गया। अभी अपन फोर्थ में आ रहे। फोर्थ में क्या है ये? हाँ, रिलेशनशिप। अभी ये सब छोटे 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 पूरे पॉइंट्स है इसके अंदर। इसमें 5-6। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी 2 चीजें करता है। क्या चीजें करता है ऑडिट स्ट्रेटेजी? ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, एंड दूसरा स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। आराम से, स्ट्रेटेजी 2 काम करता है। कौन से 2 काम करता है? ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू ऑडिट, एंड दूसरा स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ये कौन करेगा? स्ट्रेटेजी करेगा। एंड प्लान, प्लान में क्या करेंगे अपन? 3, एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी में अपन कुछ ढूंढेंगे, ढूंढने वाले चीजों को प्लान करें। अंडरलाइन करो आइडेंटिफाइड, या जब भी नोट्स मिलेंगे। तो जो भी आइडेंटिफाइड हुए स्ट्रेटेजी के अंदर, उसको एड्रेस करना, मतलब उसके बारे में सोचना। दूसरा, हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। स्ट्रेटेजी सोचना एक बात है, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? ऑडिट प्लान का काम है। स्ट्रेटेजी सोचना स्ट्रेटेजी का काम है, इम्प्लीमेंट करना प्लान का काम है। थर्ड, more detailed than overall audit strategy that include entry of audit procedures। आराम से, शांति से। स्ट्रेटेजी में 2 फैक्टर कौन से? ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, ऊपर ऊपर सोचेंगे। दूसरा, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रेटेजी। अभी ऑडिट प्लान मतलब क्या है? पहला, जैसे का वैसा रीड करो। Address the various matters identified in overall audit strategy। तो जो भी मैटर्स आइडेंटिफाई उसको एड्रेस करना, ये किसका काम है? प्लानिंग। दूसरा काम क्या है ऑडिट प्लान का? हाउ द स्ट्रेटेजी गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। एंड थर्ड, जैसे कैसा पढ़ो। ऑडिट स्ट्रेटेजी से ऑडिट प्लान क्या है? मोर डिटेल्ड है। और वो क्या डिसाइड करेगा? नेचर, टाइम एंड एक्स्ट्रा। ओके, समझा दोनों का फर्क? To achieve the audit objective through the efficient use of auditors resources। पर अल्टीमेटली दोनों भी क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली प्लान भी क्यों और स्ट्रेटेजी क्यों कर रहे हैं अपन? अपने को क्या करना है? ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। इसीलिए सब काम काम चल रहा ना। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले चैप्टर से याद करो। ओपिनियन देना। एंड दूसरा, देखते हो ऑब्जेक्टिव में 2 पार्ट है। किसको दूसरा याद आता? पहला ओपिनियन करेक्टर। हाँ, कौन बोला? रिपोर्ट, कम्युनिकेट ऑडिट फाइंडिंग्स। ऑडिट फाइंड करना, कम्युनिकेट करना, फिर रिपोर्ट करना। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव का काम ये दोनों कर रहे हैं। नेक्स्ट, बोथ आर नॉट डिस्क्रीट एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस, दे क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब एक चेंज हो तो दूसरा चेंज होगा क्या? और दूसरे से पहला, दोनों भी एक में के ऊपर डिपेंड है। स्ट्रेटेजी चेंज तो प्लानिंग चेंज, और प्लानिंग चेंज तो, और ये एक बार करके रखने वाली चीज है, कंटिन्यूस करने वाली। ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इज अ इटरेटिव प्रोसेस। याद आ रहा क्या?
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स, कौन बना के देगा प्लान? मैं क्लाइंट को जाके बोला कि तुम मेरे को ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान बना के दो, चलेगा क्या? अगर बना दिया तो क्या होगा? अगर क्लाइंट बना के दिया तो इनके लिए सब भी इजी हो जाएगा, तो क्या सही बात है, आप कंप्लीट करो। इफेक्टिवनेस चले जाएगा, मेन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो मैं बीइंग एन ऑडिटर क्लाइंट के पास जाके बोल सकता हूँ क्या करके दो? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। चेंजेस ड्यू टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट में प्लान चेंज हो सकता है क्या? यस। क्यों चेंज होगा? उसके चार रीजन है। पहला, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। एग्जाम्पल क्या दिया था? कोरोना टाइम पीरियड के जैसा, बीकॉम एग्जाम्स। चेंजेस इन कंडीशंस, एग्जाम्पल वेदर चेंज हो जाना, तो वो एक तो इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड आ गए, या चेंजेस इन द कंडीशंस है। थर्ड, when information comes to auditor attention, different signatory form information available at the time of audit plan and procedure। स्टार्टिंग में जो सोच के गए थे वैसा वहां पे नहीं हो रहा है, जो सोचे और मिले। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स का पेपर, ओके, और मैंने ये बोला था तुम्हारे ट्रिप के इधर से गूगल सर्च करके जाता है, ऐसा ऐसा भारी भारी है, वहां पे जाके देखते हो नॉर्मल हो जाता है, बिड बिड मिल जाता है। तो एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी। थर्ड, तो फोर्थ, audit evidences obtained through the detailed checking may contradict the audit evidence obtained through the testing of internal controls। तो डिटेल ऑडिट चेकिंग करके जो एविडेंस मिले और इंटरनल कंट्रोल से जो एविडेंस मिले, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब वही की वही ऑडिट एविडेंसेस चेंज हो जा रहे हैं। तो ये चार पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से चार पॉइंट्स? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, changes in conditions, third, information comes to the auditor's attention that differs significantly from information available when the auditor planned the audit procedure, and fourth, audit evidences obtained through on detailed checking may contradict audit evidences obtained through testing of internal controls। तो डिटेल चेकिंग से जो एविडेंस मिले और इंटरनल कंट्रोल से जो एविडेंस मिले, दोनों क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये चारों की वजह से क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा? रिजल्ट इन चेंज इन प्लान नेचर टाइम इन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, से ऑडिट प्लान चेंज हो जाएगा आराम से। ऑडिट प्लान चेंज क्यों होगा? चार, अनएक्सपेक्टेड, चेंज इन, रिपीट मत करो, सिर्फ समझाओ थर्ड पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग में जो इंफॉर्मेशन मिली थी और वहां पे उस मैच, एंड फोर्थ, डिटेल चेक करके जो एविडेंस मिले, इंटरनल कंट्रोल चेक करके जो एविडेंस मिले, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसकी वजह से क्या होगा? ऑडिट प्लान चेंज हो जाए। समझा? प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। हाँ, तो अभी मुझे क्या करने का है कि टीम मेंबर्स का सुपरविजन एंड रिव्यू करना है। सुपरवाइज करना मतलब जो चालू है उसको देखना, एंड रिव्यू जनरली आफ्टर होते रहता है। तो इसमें क्या क्या आता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, बिजनेस कितना छोटा है और कितना बड़ा है। मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एग्जांपल दिया रहेगा। एरिया ऑफ ऑडिट, assess risk of material misstatement कि कितना रिस्की था, and capabilities and competence of individual team members performing the audit। तो वो सुपरविजन या रिव्यू लेना कब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्लेक्स मैटर है, ज्यादा रिव्यू करो, ज्यादा सुपरवाइज करो। एरिया ऑफ ऑडिट इजी मैटर है, परचेस से ले, ज्यादा टेंशन मत लो। टैक्स का क्वेश्चन आ गया, ज्यादा सुपरवाइज, ज्यादा रिव्यू करो। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम रिस्की एरियाज है, ज्यादा सुपरविजन ज्यादा मत करो, अदरवाइज ये करो। ओके, तुम्हारे उधर भी ऐसे चार पॉइंट्स है क्या उधर सेम? तो एक छोटा सा टेबल बनाओ वहां पे, तो मतलब तुमको इजी हो जाएगा। 2 मिनट रुको।
नहीं नहीं, उधर ऐसा इधर ही करो, जगह है ना इधर बाजू में। हाँ तो चिपकाओ चिपकाओ। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। लॉजिकल बोलो, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, सुपरविजन एंड रिव्यू ज्यादा या कम? ज्यादा। एरिया ऑफ ऑडिट, अगर आईएमपी एरिया है, आईएमपी है, तो सुपरविजन एंड रिव्यू ज्यादा। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर रिस्क ज्यादा, सुपरविजन रिव्यू ज्यादा। कैपेबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स प्लानिंग एंड ऑडिट, कैपेबिलिटीज ज्यादा है तो सुपरविजन और ये रिव्यू कम करना पड़ेगा। तुम लगा तो इधर लिखो, इधर का जगह खाली रहा तो इधर करो, वो एरोस देना फटाफट हो जाएगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क ज्यादा है पर्टिकुलर एरिया में। जैसे किस में गलती होने के ज्यादा चांसेस है, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे सुपरविजन भी ज्यादा करना पड़ेगा। हो गया। अभी अपन कौन से स्टेप पे आ रहे हैं? स्टेप 5। ओके, नाउ आराम से। डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना है, क्यों करना है डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, अपने पे कोई अगर लांछन लगा दिया तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन? ऑडियो स्ट्रेटेजी क्या बनाए उसका, ऑडिट प्लान का, सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड उसके रीजंस एंड की डिसीजंस। तो चार चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, प्लान, चेंजेस और उसके साथ उसके रीजंस एंड की डिसीजंस। It also serves as a record for proper planning of audit procedures that may be reviewed and approved prior to the performance. तो ये एक रिकॉर्ड बन के रहेगा जिसको अपन बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं। Why significant changes are made? कोई बाद में बोला कि तुमने प्लान क्यों चेंज किया, भाई तो डॉक्यूमेंट से चेक कर ले क्यों चेंज किया है। एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, तो वो चेक कर सकते कि जो ऑडिट करते करते जो चीजें मिली हमने उसको बराबर रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया, क्योंकि वो भी तो पढ़ लो डॉक्यूमेंट तेरे सामने। समझा? अपना लास्ट चैप्टर का पार्ट आ रहा है, ऑडिट प्रोग्राम। 2 मिनट का ब्रेक से कंटिन्यू करना है। ओके, चल। ऑडिट प्रोग्राम, अभी ऑडिट प्रोग्राम ये क्या है? इट इज व्हाट इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। बोलते जाओ, तुमको जो जो पता है, क्या लगता है तुमको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है, डिटेल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी चेक, वेरी गुड।
तो बस यही चीजें है ऑडिट प्रोग्राम, बाकी कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप थिंग्स टू बी डन बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एट ऑडिट प्लेस। बस। More particularly, bigger audits and audit program should be drawn up. List of examination for verification steps, integrated one step to another step clearly showed down that assertion um, is visible. Assertion मतलब एक एक aspect को कैसे चेक करना है उसमें लिखा रहेगा। कल अपन ने देखा ना स्टॉक के चीजें चेक करने के दो एस्पेक्ट्स हैं, कौन से? एक तो क्वांटिटी एंड रेट। तो क्वांटिटी को कैसे चेक करना? फिजिकल। और रेट को कैसे चेक करना? बिल्स। तो बेसिकली दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए क्या? अभी जब मैं ऑडिट प्रोग्राम में जाऊंगा, ऑडिट प्रोग्राम में स्टॉक रहेगा क्या? ऐसा करें, स्टॉक में ऐसा रहेगा क्या कि डू फिजिकल चेकिंग? ऐसा रहेगा क्या डू द इनवॉइस चेकिंग? दोनों पॉइंट रहेंगे, दोनों एस्पेक्ट रहेंगे, सब चीजें कवर हो जाएंगी मेरे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। हाँ, इवॉल्विंग ऑफ वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। क्यों नहीं है भाई? एक ही प्रोग्राम सबके लिए क्यों नहीं है? हाँ, तो ये तीन रीजन है। बिजनेस वैरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। हर बिजनेस चेंज है किस चीजों को लेके? नेचर, साइज एंड कॉम। अगर बिजनेस चेंज है तो प्रोग्राम भी। सेकेंड, वर्क विच इज सुटेबल फॉर वन बिजनेस मे नॉट बी सुटेबल फॉर, जो एक चीज के लिए सुटेबल है वो दूसरे के लिए सुटेबल। एंड थर्ड, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी। इंटरनल कंट्रोल हर जगह अलग अलग हो सकता है। एंड जो सर्विस तुमको देनी है, कहाँ पे एश्योरेंस देनी है, कहाँ पे ऑडिट देनी है, कहाँ पे रिलेटेड सर्विस देनी है, नेचर चेंज है तो प्रोग्राम भी चेंज हो जाएगा वापिस से। एक्चुअली तीन करा है मैंने, उसमें चार भी कर सकते हो, तो नेचर को फोर्थ भी कर सकते हो। तो चार चीजें कौन सी? क्यों वन ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी फॉर ऑल? फर्स्ट, बिजनेस वैरी इन नेचर, साइज, कंपोजिशन। दूसरा, work which is suitable in one business may not be suitable for third, efficiency and operation of internal control. Fourth, nature of services to be rendered. ये चार रीजंस की वजह से ऑडिट प्रोग्राम एक सबके लिए एप्लीकेबल, अदरवाइज क्या होगा? नो, ये अगर चेंज हुआ तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा। असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड should frame the program which should aim to providing for a minimum essential one. Important करो, कम से कम काम बट इम्पोर्टेंट काम करो। तो इसके टाइम पे एक क्या हो सकता है? द एक्सपीरियंस इज गेन एक्चुअली ड्यूरिंग द कैरिंग आउट वर्क मे ऑल्टर और टेक केयर ऑफ सिचुएशन वेयर लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट फाउंड रेलेवेंट एट अ पर्टिकुलर कंसर्न। अब ये क्या बोल रहा है? ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय स्टार्टिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट छोड़ दी, और जब ऑडिट जैसे जैसा कर रहा था उसको फील क्या हुआ कि ओरिजिनली छोड़ दी है बट अभी वो इम्पोर्टेंट है। और ये कब पॉसिबल है? ओपन माइंड मेंटेन रखेंगे तो, न तो जो भी लिस्ट में दिया है वही वही करना है। तो ऐसी चीजें मिलेंगी क्या? वापिस से मैं जो बोला वो ये पर उतारेगा तुम्हारे हिसाब से। क्या बोल रहा हूँ? हिंदी में बोलो। पहले छोड़ दिए थे, फिर बाद में इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। क्यों? आपने ओपन माइंड मेंटेन रखा इसलिए। तो वो आर्टिकल को बोल के भेजो तू ओपन माइंड मेंटेन रख, नहीं तो ऐसी चीजें छूट जाएंगे। Similarly, if the work is originally provided to prove beyond the doubt that is unnecessary or irrelevant, it may be dropped. दोनों भी काम। ये दूसरा क्या बोल रहा? स्टार्टिंग में चेक करने को बोले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाद में तुमको क्या लगा? दोनों भी कवर हो गए क्या? स्टार्टिंग में छोड़ दिए, बाद में इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में लगा इंपॉर्टेंट है, बाद में लगा छोड़ दो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। एंड सेकेंड पार्ट, the assistant engaged in a job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or partners.
तो कीप ओपन माइंड, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद डिसीजन लेंगे, वो क्या करेगा, किसको पास लेके जाएगा, इंस्ट्रक्ट टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू पार्टनर्स, सीनियर्स, और किसी न किसी के पास लेके जाओ, खुद से डिसीजन। हाँ, तो बेसिकली ओपन माइंड रखे, चेंजेस ढूंढने हैं और सीनियर के पास लेके जाने हैं। और दो मैटर कौन से मिलेंगे उसको, ये दो वाले, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट नहीं लगे बाद में लगे, स्टार्टिंग में नहीं लगे बाद में लग गए, वैसा दोनों भी सिचुएशंस। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ये क्यों करना है, एक्ट चेंज हो गया, बिजनेस में चेंजेस आ गए, प्रोग्राम चेंज हो गया, तो ये ऑडिट प्रोग्राम भी चेंजेस होने चाहिए क्या, यस, उसके लिए बिजनेस में चेंज, ऑडिट वर्क में भी कैरिड ऑन, होम ऑडिट में भी होल्ड ऑन निग्लिजेंट कंडक्टेड, तो अगर ऐसा चेंजेस नहीं करे तो क्या हो जाएगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, अभी अपना क्या चालू है, हाँ, पीरियोडिक रिव्यू। तो बहुत लोगों को क्या फील होता है कि, नो सॉरी, द यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की रिटेन एंड एनहांस्ड ओनली बाय कीपिंग क्लाइंट्स ऑपरेशनल इंटरनल कंट्रोल अंडर पीरियोडिक रिव्यू। तो जो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल है उसको बार बार चेक करो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाए, इंटरनल कंट्रोल चेंज, प्रोग्राम चेंज, इनएडिक्वेसीज और रिडंडेंसी का प्रोग्राम में भी रिमूव, प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो निकलेंगे कब, पीरियडिक रिव्यू लेंगे तब निकल जाएंगे। Program is not officially changed by the principal. Every assistant deputed on the job should be unfailingly carrying out. जब तक सीनियर बॉस बोलता नहीं कि प्रोग्राम में चेंज है, तब तक प्रोग्राम को ही फॉलो करना है। तुम प्रोग्राम को चेंज, तुमको क्या है, many persons believe that brings an element of rigidity in the audit program. This is not true, provided the periodic review is undertaken. अगर पीरियडिक रिव्यू लेते हैं तो रिजिडिटी नहीं रहेगी, पर पीरियडिक रिव्यू नहीं लेंगे तो रिजिडिटी मेंटेन रहेगी। तो तुमको बिजनेस चेंज, इंटरनल कंट्रोल में चेंज, इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज कैन बी रिमूव्ड। पीरियडिक चेंजेस रिव्यू क्यों लेना चाहिए, बिजनेस में चेंज आया बोल के, इंटरनल कंट्रोल में चेंजेस आए बोल के, एक्ट चेंज हुआ बोल के, इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज रिमूव करना है, ये सब चीजों के लिए। और ये जब तक चेंज नहीं हो तब तक प्रोग्राम को अनफेलिंगली कैरी आउट करना है। चेंजेस करना है क्या, चेंजेस कौन कर सकता है, प्रिंसिपल ही कर सकता है। लोगों को रिजिड लग सकता है, बट ऑडिट प्रोग्राम रिजिड, प्रोवाइडेड पीरियडिक रिव्यू लिया गया है। अगर रिव्यू लेते हैं तो चेंजेस नहीं आते। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ओके, तो इसका एक मेमोरी टेक्निक बनाए थे क्या अपन, और मैंने बना के दिया ऐसा लग रहा है क्या, ओके, हाँ ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, अब ये पहले स्ट्रैटेजी बनाए,
प्लान बना है, अब क्या बना रहे हैं? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। तो पहले चेक करो कि कौन सा काम है, उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम। दूसरा, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, तो लिखित फॉर्मेट में हो, डिजिटली भी चलेगा। थर्ड, एविडेंसेस, रीजनेबली अवेलेबल, आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर नेसेसरी सेटिस्फैक्शन, एविडेंसेस जमा कर। फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होने चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। फिफ्थ, कंट्रोलिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सिक्स, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन। आराम से, पहला क्या है? स्कोप एंड लिमिटेशन। दूसरा, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। थर्ड, एविडेंसेस। फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फिफ्थ, controlling of proper execution. Sixth, all possibility of errors. Seven, coordinate. Okay. Audit program designed to provide the audit evidences. तो audit evidences के तरीके मैंने बोला है, AIR से प्लीज डीएम करवाओ। कौन से तरीके से ऑडिट एविडेंसेस ले सकते हैं? ए, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, एग्जाम्पल टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की प्रोविजन। आई, internal control and internal checks. R interrelationship of various accounting data. इसका एग्जांपल क्या दिया था? डेटर्स टू सेल्स वगैरह। SE, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, दो बार है, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑफिशियल, एम्प्लॉयज, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ओके, प्लीज, P, एग्जांपल inventories and stock. Yes, subsequent actions by client, जो गलतियां हो गई उसको रेक्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। और S, सब्सिडियरी एंड मेमोरेंडम, एग्जांपल रिकंसिलिएशन अकाउंट और अकाउंट। DM का D, एग्जांपल बिल्स, यम मिनट्स ऑफ द मीटिंग, लीगल चार्जेस वगैरह चेक करने के लिए। हाँ, तो एक ही ऑडिट एविडेंस देना चाहिए? बहुत सारे, बहुत सारे। फिर कौन से, इसको कौन सा इंपॉर्टेंट हो वो तुम डिसीजन कर सकते हैं, और जिसके ऊपर से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करो। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एविडेंस मिल गया तो बाकी एविडेंस छोड़ दो, जो भी अवेलेबल है सब जमा करते जाओ। अवेलेबल का मतलब दो है, जो क्लाइंट देगा वो, एंड दूसरा अपन जो गैदर कर सकते हैं, डेटर को कॉल कर सके, तो दोनों भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेमोरी टेक्निक तब नहीं दी थी, अभी लिख लो। आई सी दिस जनरेशन आर IPC। IPS होना चाहिए पर नहीं है, तो IPC है। ऐसा भी कर सकते, दिस जनरेशन आर IPCC। दिस जनरेशन इज नॉट IPCC, तुम इनके वाले हैं। हम्म, ठीक है। ओके, लिख लिए। आए, तो ये हाईलाइट कर लो पहले, कौन से इसमें से क्या लिया है। क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का आए। सेकेंड, इसमें टोटल पर्सपेक्टिव का P। थर्ड, इसमें सिलेक्शन का यस। इग्नोर और ओवरलुकिंग का आई। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। ओके, मेमोरी टेक्निक में IC दीजिए, IPS करो फिर।
I see this generation as IPS. हाँ, सिलेक्शन का यस, इग्नोरिंग का आई। नेक्स्ट ई में का रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर। एफ में का कंट्रोल का सी, गाइडेंस का जी। एविडेंस का ई। यन है क्या मेमोरी टेक्निक में? हाँ यन, निग्लिजेंस का यन। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के क्या फायदे हैं? पहला, टोटल सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं भाई, क्या क्या चेक करना है पहले से पता है। दूसरा, तो मेजर ऑडिट में इट प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव, एग्जांपल दिया था, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। फोर्थ, अगर मिंट अगर रिटर्न नहीं रहेगा तो कौन सा प्लान रहेगा? मेंटल पर। और मेंटल प्लान में क्या हो सकता है? इग्नोरिंग या ओवरलुकिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि ऑडिट प्रोग्राम की वजह से नहीं रहेगा, क्योंकि ये कैसा है? रिटर्न है। उसमें क्या था नेक्स्ट? रिस्पॉन्स, हर ऑडिट प्रोग्राम में असिस्टेंट साइन करेगा क्या? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा क्या? यस, you have signature due to it, you have to accept responsibility. Next is control the progress, कितना काम बाकी है, कितना काम हो गया, चेक कर सकते क्या? नेक्स्ट इज गाइडेंस टू कैरी डाउन इन सक्सीडिंग ईयर्स, नेक्स्ट ईयर के लिए ये गाइडेंस बोल के काम करेगा। एंड एविडेंस इन द इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ निग्लिजेंस, कोई ऑडिटर के ऊपर लांछन उठाएगा कि तुमने ऑडिट किया है ही नहीं है, तो ये प्रूफ, पीयर रिव्यू के टाइम एज अ प्रूफ काम करेगा। ओके, मेमोरी टेक्निक क्या है? I see this generation are IPS. I, instructions. C, control over the progress. Generation का G, guidance for the future or succeeding audits. EN, evidence in case of charge of negligence. R, responsibility, acceptance of responsibility. I, ignoring, इन केस ऑफ मेंटल प्लान इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग इज पॉसिबल, जो कि ऑडिट प्रोग्राम में नहीं होती। पी, पर्सपेक्टिव, बड़े ऑडिट के केस में टोटल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा। एंड यस, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स, वापिस से आई सी दिस जनरेशन आर IPS। आई, इंस्ट्रक्शंस। सी, कंट्रोल। G, guidance. EN, evidence for negligence. R, responsibility. I, ignoring. P, perspective. And yes, selection of. ये क्या है? Advantages of audit program. And disadvantages है उसके कुछ, क्या है? मैकेनिकल हो जाता है, सब लोग को लगता है कि वही वही चीजें वापस वापस करनी है। प्रोग्राम ऑफन टू रिलीजन इनफ्लेक्सिबल, तो इंटरनल कंट्रोल बिजनेस चेंज हो रहा है तो भी प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। इनएफिशिएंट असिस्टेंट टेक शेल्ट ले सकता है कि भाई हमने, तुमने जो बोला हमने किया है, ओपन माइंड उन्होंने मेंटेन। और किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट, जो एक उत्साही लड़का है वो बोलेगा कि यही काम करना है, वो खुद से चेंज करना बंद कर देगा, तो उसके डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज रिमूव कर सकते क्या? यस, प्रॉपर इनिशिएटिव्स लेके इसको रिमूव किया जा सकता है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। समझा? प्रॉपर हुआ? पूरा रिवीजन मेरे ख्याल से पता नहीं 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास में चला है, बट इसके अंदर अभी ये टाइम और रिड्यूस होगा अगर कल तुम वापस से ये पढ़ के आएंगे। अब एस्टिमेट करूंगा कि तुम्हारे तरफ से रिस्पॉन्स आना है, तो इसके बाद तुमको ही होगा, ओवरऑल कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली ऐसी चीजें तुमको ये एक ही चीज करना है,
ये चीज मैं जो कर रहा हूँ वो तुमसे खुद से भी अगर तुम डेली बेसिस पे करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टाइम कम कम लगेगा। अब मुझे बोलो कि ये चीज पढ़ाने को अपने को कितना लगा, मुझे मोर और लेस सपोज 7-8 लेक्चर लगे, तो 7.5-8 घंटे लगे पढ़ाने को। रिवीजन करने को कितना लगा, 1.5 पौने 2 घंटा लगा। और तुमको लग रहा कि कल पौन घंटा में ये कंप्लीट हो सकता है, तो मुझे बोलो कि अगर ओवर द पीरियड अगर रिपीट करता हूँ तो टाइम कम लग रहा है। तो वही चीज तुमको याद रखनी है कि कोई भी चीज कॉम्प्रेस हो सकती है, एक ही चीज करना पड़ेगा उसको, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। कल का भी लेक्चर रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो तुमको वो चीज मिनिमम 15 बार, बोला मैंने मिनिमम 15 बार देखने का है। कैसे नहीं आता मेरे को देखने का चाहिए इस बार ऑडिट में, कैसे क्या नहीं मार्क्स आते। ठीक है, चलिए स्टॉप इट हियर।